नमस्कार मित्रों, मैं वनराज चावड़ा महसाना श्री वर्धमान विद्यालय में अध्यापक के रूप में नौकरी कर रहा हूं। आज हम एक विशिष्ट व्यक्तित्व से मुलाकात करने जा रहे हैं जिनका नाम है जीतूबाई, जो राजकोट में विश्वनिडम नामक संस्था चला रहे हैं, जिसके द्वारा वे समाज सुधार एवं स्लम के बच्चों को पढ़ाने की प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वे कौन कौन से काम कर रहे हैं, कैसी कैसी दिक्कतें उसमें आती हैं और उनका स्वप्न क्या है, वे समाज को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, किस प्रकार के समाज की वे रचना करना चाह रहे हैं। आइए बात करते हैं जीतूबाई से। जीतूबाई, आपको ये विश्वनिडम संस्था बनाने का विचार कहाँ से पैदा हुआ और संस्था बनाकर आप क्या करना चाहते हैं? प्रणाम भारतवासियों, मेरा नाम जीतू है। 17 साल का था तब से कुछ अलग काम करने की सोच आई थी। गांधी जी मेरे गुरुजी है। वैसे तो बहुत सारे गुरुजी है, लेकिन समाज कार्य करने के लिए गांधी जी से बहुत सारी प्रेरणा मिली है। विश्वनिडम पिछले राजकोट में 24 सालों से झोपड़पट्टी के बच्चों में उनके परिवार के साथ काम करती है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे भीख मांगना बंद करें, बच्चे व्यसन मुक्त हो, माँ बाप कुटुंब नियोजन करें और अंधविश्वास में से बाहर निकले। तो ये हमारा आरंभ का कार्य है। हमारे झोपड़पट्टी में 14 जितने कलरव संस्कार केंद्र चलते हैं। एक एक झोपड़पट्टी में हमारे एक दीदी रहते हैं जो बच्चों को माँ का प्यार और माँ का दुलार देने का यत्न करते हैं। जीतूबाई, सबसे पहले आपको ये विचार कैसे उद्भव हुआ कि संस्था बनाई जाए और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यों का आरंभ किया जाए? बहुत साल पहले मैं और मेरा दोस्त एक राजकोट के बहुत जाने माने बगीचे में बैठे थे। शाम का समय था। एक लड़का आता है, कहता है कि अंकल मुझे 1 रुपया चाहिए, चने खाने, पूरे दिन में मैंने कुछ खाया नहीं है। वो 2-3 बार मेरे से मांगता है 1 रुपया। पता नहीं मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने उसको कहा कि बेटा चल, मैं तुझे मेरे घर ले जाता हूँ, खाना भी खिलाऊंगा, रहने को अच्छा मकान दूंगा, अच्छी पढ़ाई भी कराऊंगा और तू मेरा काम करेगा तो मैं तुझे रोज का 10 रुपया दूंगा। बच्चे के दिमाग में ये बात बैठती नहीं। फिर मेरे से वो भीख मांगता है कि अंकल 1 रुपया चाहिए। फिर 2-3 बार मांगता है। तब मैंने उसको फिर अपनी बात दोहराई कि बेटा भीख नहीं मांगना, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जुड़ना है और मेरे साथ काम करना है, अच्छा इंसान बनना है, तो मेरे साथ चल, मगर भीख मांगेगा मेरे से तो मैं सुलूक अच्छा नहीं करूँगा। तो बच्चा फिर भी भीख मांगता है तो मेरा हाथ सिर्फ उठता है। उसको मैं मारता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ उठता है। बच्चा भागता है और गेट के पास से पहुँच के फिर वापस आता है और मुझे कहता है, आपने साहब क्या बोला कि मैं पूरा दिन आपके साथ रहूँ और आप बताए वो काम करूँ और आप मुझे 10 रुपया देंगे। 50 की नोट अपनी जेब से निकाल के कहता है कि ये मैं 1 घंटे में मांग के इकट्ठी कर लेता हूँ। बस मुझे जीने का एक नया नज़रिया मिल गया और मुझे दिन में ये ख्याल आया कि अब ये काम मुझे बंद करवाना है। तो झोपड़पट्टी के बच्चों को जो भीख मांगते हैं चौराहे पे, उसको भीख मांगना बंद करवाने से आरंभ हुआ था मेरा कार्य। ठीक है जीतूबाई, मतलब बच्चे भीख न मांगे और पढ़ाई करके अच्छे इंसान बने, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो इसकी कैसे शुरुआत हुई और इसमें आपको आर्थिक सहयोग कहाँ से और कैसे प्राप्त होता है? हमारे यहाँ एक वीरानी स्कूल बहुत बड़ी है, उसका एक चौराहा था। रात्रि पढ़ाई हमने शुरू करी करीब 5 बच्चों से। पहला बच्चा मुझे आज भी याद है, उसका नाम वीरम था। तो उस बच्चे को पढ़ाया तो पहली शर्त यही थी कि भीख नहीं मांगना, मैं पढ़ाऊँगा आपको जहाँ तक पढ़ना है। और वो काम शुरू हुआ। आर्थिक पता नहीं, वो तो दिक्कतें आती ही रहती है, लेकिन मुझे ये
बहुत मालूम है कि अगर भगवान के भरोसे काम करते हो तो कभी अटकता नहीं है। तो एक बच्चे से यानी कि विरम से शुरू किया और फिर 5 बच्चे आए, फिर ये तो बनता गया हमारे झोपड़पट्टी में, एक से एक लेके एक से एक, और ऐसा 14 कलरव केंद्र शुरू हो गए। जीतू भाई, ये कलरव केंद्र क्या है और उसमें क्या काम किया जाता है? झोपड़पट्टी में कहीं खुली जगह होती है जहाँ गंदगी बहुत होती है या फिर कुछ ऐसे ही पड़ी रहती है जगह, वहाँ हम एक दीदी को बोलते हैं, वहाँ की वो दीदी रहती है और वो बच्चों को वहाँ इकट्ठी करती है, पहले प्रार्थना करवाती है, फिर उनके साथ स्टोरी मतलब वार्ताएं कहती है अच्छी, अपनी जो पुरानी वार्ताएं थी वो, फिर उनके साथ खेलती भी है बच्चे बनकर और आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाती है। उसको मज़ा आता है। हम खाना नहीं खिलाते वहाँ, उसको मुफ्त की कोई चीज़ ही नहीं देते। तो वहाँ बच्चों के साथ दीदी घुल मिल जाती है और बच्चों को भी माँ बाप का प्यार मिलने लगता है। तब पहली बात हम बच्चों को कहते हैं कि भीख नहीं मांगना। दूसरी बात ये है कि व्यसन नहीं करना, और फिर हम उनको आहिस्ता आहिस्ता पाटी पेन दे देते हैं और वो बच्चा पढ़ने लगता है। और पढ़ा हुआ बच्चा हमको पता है कि कहाँ पहुँचता है। एक बार ऐसा हुआ कि हमको कैसे सपोर्ट मिला, तो एक बार ऐसा हुआ कि राजकोट की एक बहुत जानी मानी स्कूल, रात को एक झोपड़पट्टी में जहाँ हमारा कलरव केंद्र चलता था और मैं वहाँ था, तो कंबल बांटने आई और कंबल बांटती है। तब मेरा वो बेटा दौड़ के आता है और मुझे कहता है कि सर वो कोई बहनें आई है 7-8 और वो कंबल बांट रही है। तो मैं गया उनसे मिलने और उसको कहा कि भाई आप क्यों कंबल बांटती है? तो पहले बोलती है कि आप कौन हो? तो मैंने अपनी बात बताई कि भाई मैं यहाँ बच्चों को शिक्षा देने का काम करता हूँ, अच्छी पढ़ाई पढ़ाता हूँ और अच्छे संस्कार भी देने का कार्य करता हूँ। तो भी वो थोड़े मेरे लिए अच्छे सुलूक करने लगे और उसने हमको बताया कि भाई हम यहाँ एक बहुत अच्छी स्कूल चलाते और 8-10 दिन पहले हम यहाँ आए थे कि ये बच्चे और उसके माँ बाप वैसे ही खुली सर्दी के मौसम में रात को खुली जगह में बिना कुछ ओढ़े सोते रहते थे। तो हमको ऐसा लगा कि किसी को सर्दी लग जाए और मर जाए, तो इसीलिए उन्होंने उस दिन कंबल बांटने का सोचा। तब मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत दयालु है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कंबल इनको बांटोगे तो यहाँ की जो बाज़ार भराती है, जो सस्ती वाली बाज़ार होती है, उसमें ये बेच देते हैं। तो उसको शौक लगा और हमें कहा कि ऐसा होता है? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले हम क्या मदद कर सकते हैं? तो हमने उसको बताया कि हम यहाँ उसको प्राथमिक शिक्षा देते हैं, अगर आप कुछ मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। बस उसने कहा कि हमको सोचने दो। और ऐसा हुआ कि 8 दिन के बाद ही उसका फ़ोन आया कि जीतू भाई हमारी स्कूल दोपहर की खाली रहती है, क्या आप बच्चे भेज सकते हो? और मुझे तो जो कहते हैं ना हमारे कि भाता था और वेद ने बता दिया। और उस दिन से 2005 से एक स्कूल शुरू हो गई और वो स्कूल हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगी। जीतू भाई, हमें भी समाज का थोड़ा बहुत अनुभव रहता है, तो समाज में जब भी कोई ऐसा सार्वजनिक रूप से कार्य करने के लिए जाते हैं तो बहुत सी समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं। तो आपके अनुभव में कैसी कैसी दिक्कतें आपके कार्य में आई और आप उससे कैसे निपटे? मुझे बराबर याद है 98 की साल थी और 2002 तक हमने जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तब एक गैंग पूरे भारत में ऐसी थी कि कहते थे कि बच्चों को उठा के उसके ऑर्गेन होते थे वो बेच देते थे। तो जैसे गए न पहले हम झोपड़पट्टी में, तब सब माँ बाप को ऐसे लगा ये ऑर्गेन बेचने वाली गैंग है, तो हमारे पे विश्वास नहीं करते थे। फिर अब उसने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता हम भी बच्चे के साथ बच्चे बन गए, तो उसका विश्वास हमने जीत लिया। तो सबसे पहली बाधा तो माँ बाप होते हैं, क्योंकि बच्चे भीख नहीं मांगे तो उनकी इनकम बंद हो जाती है। तो उसको भी ऐसा लगता था कि ये लोग हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन जब बच्चों के बिहेवियर पे असर आया, क्योंकि बच्चे जो पहले थे झोपड़पट्टी के, वो माँ बाप को भी गाली देते थे या गंदे हरकतें करते थे, वो बच्चे माँ बाप को प्यार करने लगे, माँ बाप का आदर सम्मान करने लगे। तब सबसे बड़ी जो दिक्कत थी माँ बाप वाली, वो हमारी दूर हो गई। फिर दाताओं की बात आती है, क्योंकि दाताओं के बगैर तो कोई काम ही नहीं चलता। हमारे प्राचीन शिक्षण व्यवस्था तो आधीन दान ऊपर था। तो
कुछ लोग अच्छे थे जो हमको दान देने लगे ताकि हमारा काम आसान होता चला गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो झोपड़पट्टी में आके खाना बहुत बांटने आते थे, तो कुछ ना कुछ कंबल वगैरह, कपड़े, जूते, पुराने जो चीज़ें वो बांटने आते थे। उनको हम प्रार्थना करते थे कि भाई ये मत बांटो, क्योंकि आप समाज को जो भी दोगे ना वैसा ही समाज रहेगा। भीख बंद कर दो और इसको ज्ञान के लिए हमें कुछ ना कुछ हेल्प करो। तो हम भी मांगते थे कि पेंसिल चाहिए, नोटबुक चाहिए, दफ्तर चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसमें से आप दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे वो 5 बच्चे से लेके 450 बच्चे हुए, तो उसमें दाताओं का भी एक योगदान है, स्कूलों का भी योगदान है, और ऐसे हमारे कार्य धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा। आप देख रहे हैं कि हमारे झोपड़पट्टी के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ये खुले आकाश के और छत में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कार्य आहिस्ता आहिस्ता आसान होता चला गया। बहुत अच्छा जीतू भाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये यात्रा शुरू की तो शुरुआत जहाँ से हुई वह स्थिति, और आज आप कहाँ तक पहुँचे हैं, और आपका लक्ष्य क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इन 3 विषय पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं आगे भी बता चुका हूँ कि एक झोपड़पट्टी से मेरा काम शुरू हुआ, एक बहुत गंदे विस्तार से मेरा काम हुआ, जब जहाँ की दिनचर्या ही बहुत आसान नहीं थी। हमारे लफ्ज़ों में बोले तो बहुत बुरी ज़िंदगी जीने वाले लोगों से हमारा काम शुरू हुआ, और आज 2022 में, मतलब 2098 से शुरू किया हुआ काम आज 2022 में हमारा खुद का एक गुरुकुलम है, जो राजकोट के सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के बगल में करीब 7 किलोमीटर दूर ईश्वरिया गांव के जंगल में हमारा एक गुरुकुलम है। आप देख रहे हो। हम आगे क्या करना चाहते हैं ये भी आपको दिखाई देगा कि हमारा ये एक 2500 स्क्वायर फुट का हॉल है, जहाँ हम 5 क्लास लगाएंगे, और 3 क्लासरूम आगे हमारे बांस के ही बनाए हुए, सीमेंट का हमने बहुत कम उपयोग किया है। वहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे अपने उज्जवल भविष्य के लिए। सिर्फ 8 विषय ही नहीं रहेंगे, हम तो सिर्फ बच्चों के लिए 8 विषय ही नहीं रहेंगे, लेकिन उनके साथ साथ गौ आधारित खेती, मतलब सबसे पहले तो गाय लेनी पड़ेगी। तो गाय हमारे पास 40 से ज़्यादा है, तो गाय पशुपालन कैसे होता है ये हम सिखाएंगे, क्योंकि आज तो ऐसा एक माहौल बन गया है कि अगर आपके पास गाय है तो भी आपका घर चलता है। फिर उसके साथ गाय आधारित खेती कैसे की जाए, छोटे छोटे गार्डन कैसे बनाया जाए, उसका हम उसको मार्गदर्शन देंगे। उनके साथ साथ उसके अंदर जो स्किल है, मतलब व्यापार की जो स्किल है, तो व्यापार कैसे किया जाए वो सिखाएंगे, प्रोडक्शन कैसे बनाया जाए वो सिखाएंगे। इलेक्ट्रिक काम, वेल्डिंग काम और प्लम्बिंग काम की बहुत ज़रूरत रहती है समाज में, तो बच्चों को ये हुनर हम बचपन से ही सिखाएंगे, मतलब तीसरी चौथी कक्षा से ही सिखाने शुरू कर देंगे। लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर है, कंप्यूटर है, सिलाई मशीन का कार्य है। तो हम है न बच्चों में आत्मनिर्भर बनने का पहला पाठ सिखाने का यहाँ पूरा यत्न करेंगे। हमारे गुरुकुलम शिक्षण पद्धति में 64 प्रकार की विद्याएं थी, तो उसमें घुड़सवारी आती है, तीरंदाजी आती है, निशानेबाजी आती है, और बहुत सारे कौशल्य से आते हैं, योगा है, ध्यान है, उसके ऊपर भी हम इन बच्चों को क्लास लेंगे और सिखाएंगे। जीतू भाई, आपकी आखिरी बात सुनी कि आप ईश्वरिया के जंगल में विश्वनिडम बनाकर बैठे हैं और वहाँ ही आप बच्चों को स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल्य विकास का कार्य करके उनको स्वनिर्भर बनाने का स्वप्न देख रहे हैं, किंतु इसके लिए तो बहुत सारा फंड चाहिए, तो फंड की क्या व्यवस्था है? आज मैं फिर से आप सबको वंदन करता हूँ, क्योंकि आप भी भारत निवासी और मैं भी भारत निवासी हूँ। दान के बगैर तो कोई अच्छा काम चलता ही नहीं है। दिवाली के बाद तुरंत ही, दिवाली की छुट्टी जाने के बाद यहाँ मैं जो 1 से 8 के बच्चों को पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, उसका करीबन 16 लाख रुपया खर्चा है। तो मैं तो सबसे यही एक विनती करता हूँ कि आप फूल नहीं तो फूल की एक पांदड़ी भी दे दो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 16 लाख वैसे तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, रकम भी नहीं है,
लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे जो भी हमें सुनने वाले हैं वो ये एक ज्ञान यज्ञ में बहुत सारे मुझे मदद करेंगे, कुछ न कुछ तो आहुति हमें देंगे ही। हम तो हमारे पास कुछ फंड नहीं है, लेकिन हम ये पहली बार किसी से मांग रहे हैं कि भाई हमारे 16 लाख रुपए की दिवाली के बाद ये जो हमारा ये शुरू हो रहा है अध्ययन का ये पूरा, तो आप हमें मदद करिए, हमारे साथ जुड़िए। कभी भी आपको गुरुकुलम आना है तो यहाँ रहने की भी सुविधा है, खाने भोजन की भी सुविधा है, तो आप पहले हमारा गुरुकुलम देखिए, हमारी शिक्षण प्रणाली देखिए, और फिर हम चाहते कि आप हमारे साथ जुड़ के हमें मदद करिए। वैसे तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि शतेषु जायते सूरः सहस्त्रेषु पंडितः 10 सहस्त्रे जायते वक्ता दाता भवति वानको, यानी कि 100 में कोई शूरवीर पैदा होता है, हजारों में कोई पंडित पैदा होता है, 10,000 में कोई वक्ता पैदा होता है, लेकिन दाता तो पैदा हो भी या नहीं भी। किंतु आप जिस समाज यज्ञ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको दाता मिल पाए और आपका ये यज्ञ कार्य सफल हो, ऐसी आशा रखते हैं। और आप समाज के प्रति जिस समर्पित भावना से सन्निष्ठ प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सब लोगों का सहयोग मिले और आपका जो स्वप्न है वह सिद्ध हो, ऐसी अपेक्षा करते हैं। जीतू भाई, आपके इस कार्य में अगर कोई आपका सहयोग करना चाहते हैं तो आपका संपर्क हो पाए, इस हेतु आप अपना मोबाइल नंबर लोगों को दीजिए। 94 277 28 915 94 277 289 15। धन्यवाद।